Hello everyone, I am Rimjham Jain and welcome to Target for IQ channel. अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन में which is section 25 and it provides for conditional transfer. अब जब हमने सेक्शन 10 पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो ट्रांसफर है वो कंडीशनली या एब्सोल्युटली हो सकता है। और मैंने आपको तब ये भी बताया था कि कंडीशंस 3 टाइप की होती हैं, या तो कंडीशन प्रेसिडेंट या कंडीशन सब्सिक्वेंट या कंडीशन कोलैटरल। तो अगर आपको इसको और डिटेल में देखना है तो आप सेक्शन 10 वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अब जो सेक्शन 25 है ये बताता है कि अगर हम कोई ट्रांसफर कर रहे हैं और उसमें अगर हम कोई कंडीशन लगा देते हैं जो कि इन 7 पॉइंट्स में जो कि सेक्शन में दी गई है तो फिर वो जो ट्रांसफर है वो वॉइड हो जाएगा। एक और चीज जो सेक्शन 25 है दैट डील्स विद कंडीशन प्रेसिडेंट, मतलब वो कंडीशन जो कि ट्रांसफर से पहले होती है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस वॉइड हो जाएंगी। तो पहली तो ये है कि एनी कंडीशन विच इज इम्पॉसिबल। अब हम ये देखते हैं कि जैसे अब ए बी को एक फार्म देता है और ये कंडीशन लगा देता है कि 1 घंटे में तुम 100 माइल्स चलो, तो वो तो इम्पॉसिबल हो गया ना, तो ये वॉइड हो जाएगा। सेकेंड हो गया फॉरबिडन बाय लॉ। अगर लॉ ने ही कोई चीज फॉरबिड करी हुई है और अगर हम वो कंडीशन लगा देते हैं तो वो भी वॉइड होगा। तीसरा ये है कि अगर हमने वो कंडीशन परमिट कर दी तो वो लॉ के कोई भी प्रोविजन को डिफीट कर देगा। फोर्थ इज फ्रॉड्यूलेंट, अगर वो कंडीशन ही फ्रॉड्यूलेंट हुई तो भी वॉइड होगा। फिफ्थ इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। सिक्स्थ कंडीशन इज कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल। सॉरी, वो एक टाइपिंग एरर हो गया है, दैट इज रिगार्ड्स इट इमोरल। एंड द 7th पॉइंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब वो अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा तो भी वो वॉइड होगा। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ए ने बी को एक ट्रांसफर किया और ये कंडीशन लगा दी कि बी है वो ए की डॉटर सी से शादी करेगा, लेकिन ट्रांसफर के टाइम सी तो डेड थी, तो इस केस में जो ट्रांसफर होगा वो वॉइड हो जाएगा क्योंकि ये एक्ट तो इम्पॉसिबल हो गया है। अनदर एग्जाम्पल कि ए बी को एक ट्रांसफर करता है और ये कंडीशन लगा देता है कि तुम सी का मर्डर करना। तो जो ये है कंडीशन की सी का मर्डर करना, दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड दैट इज नॉट इवन अलाउड बाय द कोर्ट, सो ये भी वॉइड ट्रांसफर होगा। सो सेक्शन 25 में ये है कि कोई भी अगर कंडीशन जो इन 7 पॉइंट्स से रिलेटेड होगी तो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। अब इसमें एक चीज देखिए कि जब हमने सेक्शंस 10, 11, 12 पढ़े थे तो हमने देखा था कि उन केसेस में ट्रांसफर वॉइड नहीं होता था, कंडीशन हम वॉइड कर देते थे। लेकिन सेक्शन 25 में ट्रांसफर इटसेल्फ इज वॉइड, सो ये ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 26 विच प्रोवाइड्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। ये इटसेल्फ प्रोवाइड कर रहा है कि इट डील्स विद कंडीशन प्रेसिडेंट। सेक्शन 26 ये कहता है कि अगर कोई ट्रांसफर किसी कंडीशन प्रेसिडेंट पे डिपेंडेंट है और अगर कोई व्यक्ति उस कंडीशन को सब्सटैंशियली फुलफिल कर दे तो ट्रांसफर वॉइड नहीं होगा। यूजुअली क्या होता है कि अगर ट्रांसफर किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट होता है तो वो कंडीशन को एब्सोल्युटली फुलफिल होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 26 एक रिलैक्सेशन देता है कंडीशन प्रेसिडेंट के केस में कि अगर जो व्यक्ति है वो उस कंडीशन प्रेसिडेंट को सब्सटैंशियली भी फुलफिल कर देता है तो ये माना जाएगा कि वो कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ए ने बी को 5,000 रुपए दिए और ये कंडीशन लगा दी कि वो शादी सी, डी और ई की परमिशन से ही करेगा, मतलब उनके कंसेंट से ही करेगा। अब उसकी शादी से पहले ई की डेथ हो गई तो जो बी है वो सी और डी की परमिशन लेकर शादी कर लेता है, तो इस केस में ये माना जाएगा कि बी ने कंडीशन फुलफिल कर ली है क्योंकि ई की डेथ हो गई थी जिस वजह से सिर्फ सी और डी बचे थे। अब इसी केस में अगर बी ने शादी कर ली विदाउट द कंसेंट ऑफ सी, डी एंड ई, लेकिन शादी के बाद उसने उनका कंसेंट ले लिया, तो इस केस में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, नॉट इवन सब्सटैंशियली, क्योंकि सब्सटैंशियली का मतलब ये हुआ कि एक मेजर पोर्शन या जो मेन पॉइंट है वो फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में कंडीशन ये थी कि शादी से पहले उसको परमिशन लेनी है, मतलब कि उसको शादी उनकी परमिशन से करनी है,
तो अगर शादी के बाद वो परमिशन लेता है तो दैट डज नॉट फुलफिल द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंडीशन। सो इस केस में जो ट्रांसफर होगा वो वॉइड हो जाएगा क्योंकि कंडीशन सब्सटैंशियली फुलफिल नहीं हुई है। Section 27 provides for conditional transfer to one person coupled with transfer to another on failure of prior disposition. Section 27 ये कहता है कि जब एक ही ट्रांजैक्शन में दो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहे हों, पहला प्रायर इंटरेस्ट और दूसरा सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट, और इस केस में जो प्रायर इंटरेस्ट है वो फेल हो जाता है तो जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है वो इनटू इफेक्ट आ जाएगा, इवन दो जो प्रायर इंटरेस्ट है वो ट्रांसफरर ने जैसे इंटेंड करा हो उस मैनर में फेल ना हुआ हो। इसमें हमें ये याद रखना है कि पहली चीज तो सेम ट्रांजैक्शन में होना चाहिए, दोनों इंटरेस्ट एक ही ट्रांजैक्शन में क्रिएट होने चाहिए, और दूसरी चीज ये कि प्रायर इंटरेस्ट है वो फेल होता है तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट इन्फोर्समेंट में आ जाता है। इसके दो एक्सेप्शंस हैं। पहला तो ये कि अगर ट्रांसफरर ने स्पेसिफिकली अपनी इंटेंशन बताई हो कि जो प्रायर इंटरेस्ट है वो एक तरीके से फेल होना चाहिए और तभी सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट इन्फोर्समेंट में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने एक प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफर करी और ये कहा कि अगर वो उसके लाइफ टाइम में मर गई तो वो प्रॉपर्टी बी को चली जाएगी। अब ए और बी एक साथ एक गाड़ी में जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया और ये बताना मुश्किल हो गया कि इन दोनों में से पहले कौन मरा था। तो अब इस केस में जो प्रायर इंटरेस्ट था जो ए की वाइफ को मिला था वो इस कंडीशन पे मिला था कि वो उसकी वाइफ उसके लाइफ टाइम में मर जाए, लेकिन ये ऐसे मरे हैं कि बता नहीं सकते कि किस कंडीशन में मरे हैं, तो जो बी के फेवर में ट्रांसफर होगा वो नहीं इफेक्ट में आएगा क्योंकि ए की पर्टिकुलर इंटेंशन थी और वो इंटेंशन फुलफिल नहीं हो पाई। इसकी दूसरी एक्सेप्शन ये है कि जब अगर प्रायर ट्रांसफर ही वॉइड होगा देन द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर विल ऑल्सो बी वॉइड। फॉर एग्जाम्पल ए बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है इस कंडीशन पे कि बी सी का मर्डर कर दे और उसके बाद जो इंटरेस्ट है वो डी को चला जाएगा। अब इस केस में जो प्रायर इंटरेस्ट था ए का बी को वो वॉइड होगा क्योंकि ये कंडीशन तो वॉइड है, अभी हमने सेक्शन 25 में भी देखा था। तो जो ये ट्रांसफर डी को होगा बाद में वो भी वॉइड हो जाएगा। सो जो सेक्शन 27 है वो बेसिकली ये बता रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो एक्सिलरेट हो जाता है, जो सेकंड इंटरेस्ट जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है वो वेट नहीं करता है और वो प्रायर इंटरेस्ट के फेल होते ही इफेक्ट में आ जाता है। अब सेक्शन 28 बताता है अल्टीरियर ट्रांसफर कंडीशनल ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। सिंपल लैंग्वेज में सेक्शन 28 ये कह रहा है कि जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा हो और एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा हो किसी पर्सन के फेवर में और ये कंडीशन लगा दी जाए कि अगर कोई अनसर्टेन इवेंट नहीं होता है तो जो वो इंटरेस्ट है वो किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफर हो सकता है। नाउ अनदर सेक्शन दैट इज सेक्शन 29 विच प्रोवाइड्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट। इस सेक्शन को देखने के लिए हम सेक्शन 26 को भी रेफर करते हैं। सेक्शन 26 में हमने क्या देखा था, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट विच प्रोवाइडेड कि अगर कंडीशन सब्सटैंशियली भी फुलफिल हो जाती है तो ये माना जाएगा कि कंडीशन प्रेसिडेंट फुलफिल हो गई है। लेकिन सेक्शन 29 क्या कहता है कि जो कंडीशन सब्सिक्वेंट होगी उसको स्ट्रिक्टली फुलफिल करना होगा, और वो ये नहीं है कि उसको अगर हम सब्सटैंशियली फुलफिल कर देते हैं तो ये माना जाएगा कि वो फुलफिल हो गई है। इसके केस में हमें कंडीशन को स्ट्रिक्टली फुलफिल करना होगा। इसका ये एग्जाम्पल है कि ए ने बी को 500 रुपये ट्रांसफर करे और ये कहा कि उसको ये पैसे तब मिलेंगे या तो जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेगा या वो सी के कंसेंट से शादी करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये पैसे डी को चले जाएंगे। अब जो बी है, बी ने 17 साल की एज में ही बिना सी के परमिशन से शादी कर ली, तो ये क्या हुआ, ये कंडीशन सब्सिक्वेंट थी और जो बी है उसने इसको स्ट्रिक्टली फुलफिल नहीं करा है। तो इस केस में जो 500 रुपए का ट्रांसफर है वो डी को चला जाएगा क्योंकि जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई है। अब सेक्शन 30 प्रोवाइड्स फॉर
prior disposition not affected by invalidity of ulterior disposition. अगर किसी केस में एक प्रायर डिस्पोजिशन हो रही हो और एक अल्टीरियर डिस्पोजिशन हो रही हो, दैट इज कि दो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहे हो, तो जो जनरल रूल है वो ये है कि अगर सेकंड इंटरेस्ट पहले इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है और पहला इंटरेस्ट फेल हो जाता है तो सेकंड इंटरेस्ट भी फेल हो जाएगा. ये अभी हमने पीछे भी एक एग्जाम्पल में देखा था. लेकिन सेक्शन 30 ये बताता है कि जो सेकंड इंटरेस्ट है अगर वो इनवैलिड होता है तो उसके इनवैलिड होने से प्रायर डिस्पोजिशन मतलब जो फर्स्ट इंटरेस्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. अब सेक्शन 31 प्रोवाइड्स फॉर कंडीशन दैट ट्रांसफर शैल सीज टू हैव इफेक्ट in case specified uncertain event happens or does not happen. According to this section, हम कोई भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं इस कंडीशन के साथ कि जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो सीज हो जाएगा अगर कोई स्पेसिफिक अनसर्टेन इवेंट होता है या कोई स्पेसिफिक अनसर्टेन इवेंट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को एक फार्म ट्रांसफर करा और ये कंडीशन लगा दी कि अगर 3 साल के अंदर बी इंग्लैंड नहीं जाता तो उसका जो इंटरेस्ट है इस फार्म में वो सीज हो जाएगा. अब जो बी है वो 3 साल के अंदर इंग्लैंड नहीं गया तो जो उसका इंटरेस्ट था फार्म में वो सीज हो गया. सो जो सेक्शन 31 है इट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12. Now coming to the last section for today, which is section 32, which provides for जो condition अभी हमने section 31 में पढ़ी है that should not be invalid. तो जो section 31 की conditions थी that were conditions subsequent और section 32 ये बताता है कि कोई भी ये condition invalid नहीं होनी चाहिए. इसलिए हम सेक्शन 25 का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन इमोरल हुई या वो इम्पॉसिबल हुई तो वो वॉइड मानी जाएगी. और जो सेक्शन 32 है वो यही कह रहा है कि सेक्शन 31 के अंदर कोई भी जो कंडीशन है लगाता है अगर तो वो इनवैलिड नहीं होनी चाहिए. सो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पहले पढ़ा था सेक्शन 25 जो कि कंडीशनल ट्रांसफर के बारे में बताता है और इसके अंदर 7 कंडीशंस हैं जिस केस में ट्रांसफर वॉइड माना जाएगा. देन सेक्शन 26 हमें फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट बता रहा था और इसके साथ हम पढ़ेंगे सेक्शन 29 जो बताता है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट का केस. देन सेक्शन 27 था दैट प्रोवाइड्स फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सलरेशन विच मीन्स कि जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है वो एक्सलरेट हो जाता है प्रायर इंटरेस्ट के फेल होने पर. Section 28 provided for ulterior transfer. Then Section 30 provided for जो subsequent disposition अगर void होती है तो उस केस में prior disposition पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. Lastly Section 31 which provided कि हम को ट्रांसफर के टाइम कोई भी ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं जो कि किसी स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट हो. और सेक्शन 32 ये कहता है कि ये कंडीशन इनवैलिड नहीं होनी चाहिए. सो आई होप आपको ये सब समझ आया हो. एंड अभी तक जितनी वीडियोस अपलोड हुई हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, आई एम होपिंग कि आपको वो समझ आ रही हो. एंड अगर आप कोई चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.